क्रैश कोर्स जो है ना वो आपको क्रैश ही कराएगा। ये सोच रहे हो कि कॉलेज जाके मैं डायरेक्ट 50,000 लाख रुपए या इससे बड़ी जॉब कहीं मुझे मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये गलत फहमी है। बच्चे हैं जो एडिटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो कैसे जाएं, उसका सही तरीका क्या है? एडिटिंग यही होती है, किसके बाद कौन सा रिएक्शन आएगा, किसका रिएक्शन कितनी देर तक आएगा और कितना कम आएगा। लेकिन आजकल तो हर कोई एडिटर बना हुआ है। हाँ, तो वो ऑपरेटर बनते हैं। जो भी 6 महीने में सोचता है ना कि मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिया, सॉफ्टवेयर पे थोड़ी काम करना है हमको एडिट सेंस पे काम करना है। जी। एक अच्छा एडिटर तभी बनता है जब उसके पास उस एडिटिंग की सेंस होती है। अगर कोई बच्चा शुरू करना चाहे तो VFX का कहाँ से बेसिक शुरू कर सकता है वो? मेरा चैनल है आर्ट फिल्म वर्क्स के नाम से। वहाँ पे मैं फ्री ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूँ सब लोगों के लिए, जो लोग नहीं पैसे दे सकते, जो लोग नहीं वो चीज़ सीख सकते, वहाँ पे मैं उसे सिखाता हूँ उन्हें। एक बेसिक नॉलेज तो आपको इंस्टीट्यूट देता ही है, लेकिन जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने के बाद पता लगता है। इंस्टीट्यूट में सिर्फ टूल्स की नॉलेज दी जाती है, क्योंकि जो वहाँ इंस्टीट्यूट में टीचर्स होते हैं ना वो प्रोफेशनली कभी वर्क नहीं किया होता उन्होंने, तो आपको प्रोफेशनली ये कभी नहीं बता पाएंगे कि ये टूल का असल में जब आप प्रोफेशनली वर्क करोगे तो कैसे यूज होगा। क्लासेस में भी 50-50 बच्चे, एक टीचर कैसे सिखा देगा 50 बच्चों को? वो प्रोसेस बताएगा ना, जो उसको पता है कि मुझे आज बताना है A to Z। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कैसे आंसर करोगे उन चीज़ों को? सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो क्रिएटिविटी तो नहीं सिखा रहे हो आप, सिर्फ टूल बता रहे हो वहाँ पे। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं कर रहा, चल एडिटिंग सिखा दो। ऐसा जी। नहीं होता। नहीं, कोई बात नहीं, ग्राफिक्स सीख लेगा। भाई ग्राफिक्स के लिए फिजिक्स आनी जरूरी है क्योंकि उसमें जब एनिमेशन करते हो ना तो उसमें फिजिक्स पूरी लगती है। हम क्या सोचते हैं कि एक दिन में हम सारी चीजें सीख वो लें नहीं। और जल्दी, अरे ये तो छोटी सी चीज है, सीख ली, हो गई। पता लगा वो हमें कभी नहीं आई। तो आप एक दिन में एक चीज सीखिए, छोटी सी चीज सीखिए, बट उसको आप मास्टर करिए। विदस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ हैं मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। विदस में आज बात होगी लाइट, कैमरा और एक्शन की, यानी फिल्म मेकिंग की, यानी हमारी अपनी फील्ड की। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे हैं जो फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। लेकिन बच्चे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन क्या उन्हें वाकई वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है? अगर मैं अपने नज़रिए से और अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो शायद बहुत हद तक थोड़ा ही हम वहाँ सीख पाते हैं। जो हमें नॉलेज मिलती है वो मिलती है अगर हम कोई प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन करते हैं या फिर कोई चैनल ज्वाइन करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल वहाँ जाकर कुछ करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है। और आज जिन गेस्ट को हमने अपने इस स्टूडियो में इनवाइट किया है वो खुद अपने इस स्टूडियो को चलाते हैं, यानी कि स्टूडियो कोहाट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अरुण वर्मा जी। और दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अमर राव तेलंग जी, जो कि एक जाने माने VFX आर्टिस्ट हैं, जो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। जो हमारे यंग बच्चे हैं उन्हें वो बताते हैं कि किस तरह से वो एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, यानी कि VFX आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। हेलो, नमस्कार। तो अरुण जी, आपसे हम शुरू करते हैं। फिल्म मेकिंग की हम बात करते हैं, तो जो बच्चे आजकल फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बच्चों ने कोर्स किया है और उसके बाद उन्हें लगता है कि एकदम से जैसे ही वो निकलते हैं उनके पास डिग्री है, उन्हें एक अच्छी खासी जॉब मिल जाए। इस बारे में आप कुछ बताइए और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से शुरू करता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट से लेके एक प्रोफेशनल लाइफ तक का जो मेरा पूरा जो जर्नी है ना, जो अभी भी जारी है, तो उसमें मैंने इंस्टीट्यूट भी देखा और अपना प्रोफेशनल लाइफ भी देखी है। तो इंस्टीट्यूट से निकलने पर क्या मिलता है और प्रोफेशनल लाइफ में क्या मिलता है ना, मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने सबसे पहले, जब मेरा शौक़ जो था वो फ़ाइन आर्ट करने के लिए था, जो मैं नहीं कर पाया, तो वो मैं करना चाहता था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो, मेरे पापा आर्टिस्ट हैं। मैं हालांकि पेंटर आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो चलते चलते जब तक मैं आया तब तक काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट आने लगे, जैसे एरिना थे, मार्क एकेडमी थे, वो सब बिल्कुल नए नए इंस्टीट्यूट आए ही थे जी। अब मेरा फोकस उधर नहीं था, लेकिन जब फाइन आर्ट नहीं कर पाया तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, पेंटिंग वेंटिंग से मुझे लगा कि कुछ डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहिए। मेरे जो मेरा शौक़ है, सच में मैं पेंटिंग वेंटिंग और ये सब तो सीख नहीं पाया, लेकिन मैंने उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया। मैंने अपना एरिना मल्टीमीडिया ज्वाइन किया। हालांकि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे जिनसे मैंने सीखा, लेकिन इंस्टीट्यूट में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। सिर्फ वहाँ पर आपको टूल्स की नॉलेज दी जाती है। जैसे मान लो एक हमारे फील्ड का एक सॉफ्टवेयर फोटोशॉप है, जहाँ से शुरू करते हैं जी, है ना। उसमें टूल्स होते हैं, वो उसमें रेक्टेंगल आता है, सर्कल आता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं। सिर्फ बच्चे पूरे शाम तक, हम जैसे हम बच्चे ही थे तब भी, पूरा बैच
सुबह से शाम तक गोले और स्क्वायर बना बना के उसमें कलर फिल करता रहता था बस। ये कभी भी नहीं वहाँ पर किसी ने ये हमारे पर्सपेक्टिव ही नहीं बताया कि क्या क्या रेक्टेंगल से 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो सिर्फ स्टिल इमेज में। जी बिल्कुल। उससे परसेप्शन चेंज होता है, उससे पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है आपका कि आप उस रेक्टेंगल और सर्कल से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, तो वो पता ही नहीं होता था। यही बस फ़र्क है कि क्योंकि जो वहाँ इंस्टीट्यूट में टीचर्स होते हैं ना, वो प्रोफेशनली कभी वर्क नहीं किया होता उन्होंने, तो आपको प्रोफेशनली ये कभी नहीं बता पाएंगे कि ये टूल का असल में जब आप प्रोफेशनली वर्क करोगे तो कैसे यूज़ होगा, कहाँ पर कैसे डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ होगा, कैसे आएगा। बस वो शेप बनाते जाओ और उसमें कलर फिल करते जाओ, ऊपर नीचे रखते जाओ, पीछे बैकग्राउंड में लगा दिया, आगे लगा दिया, बस गोल ही रह गया। गोल कभी स्फेयर नहीं बन पाया किसी से, रेक्टेंगल कभी उनसे क्यूबॉइड नहीं बन पाया, स्क्वायर कभी उनसे क्यूब नहीं बन पाया। वो हमें कभी लाइव सिखाई नहीं, बस वो फ्लैट इमेज 2D बनाते रहे। यही फ़र्क होता है बस। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब जैसे मैंने वहाँ से फ़ोटोशॉप सीखा तो मेरी पहली जॉब 6 महीने बाद लग गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरा अच्छा था स्केचिंग वगैरह, आर्टिस्ट में थोड़ा सा। बस मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम दोनों पर्सपेक्टिव बनाते थे उसका। तो इंस्टीट्यूट से निकलने और प्रोफेशनल जगह में आने का मुझे तब समझ में आया कि टीचिंग जो होती है ना, सिर्फ आपको टूल सिखा सकती है जी, लेकिन आप एक्चुअल में जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, जो वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही ले सकते हो। तभी अक्सर ये होता है कि इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी ज़रूरी होती है। जी, इंटर्नशिप करने से आपको ये पता चलता है कि आप जो टूल सीख के आए हो वहाँ पे प्रोफेशनली वर्क कैसे होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको सीधा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट के मैं बिल्कुल ये नहीं हूँ कि इंस्टीट्यूट में मत जाओ, लेकिन आजकल जो बच्चों का परसेप्शन है ना, वो किसी को गुरु नहीं बनाते। अब मेरे गुरु हैं, मैं जिन्हें एडिट में गुरु मानता हूँ, संजीव जी हैं, है ना, जो एक बहुत ही अच्छे एडिटर हैं। मैंने स्टिल से जिनसे कलर करेक्शन वगैरह सीखी थी, चांदनी चौक में मैं जॉब करता था, मनोज भैया थे, उनसे कलर करेक्शन सीखी, है ना। तो एक गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है जी, मतलब आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में किसी के भी जाके पैर पकड़ लो तो आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आके आपको ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या सीखना है, कैसे करना है और किस फील्ड में जाना है। इंस्टीट्यूट में मैंने 3 साल का कोर्स किया था। 3 साल के कोर्स में जिस पे मैंने अपना पूरा करियर बनाया जी, एडिटिंग में, वो सिर्फ मेरी पूरे 3 साल में 15 मिनट क्लास हुई थी प्रीमियर की। प्रीमियर एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम एडिट करते हैं, तो वो पूरे 3 साल में सिर्फ 15 मिनट में सीखा था मैंने वो। जी, जी, नहीं, मेरा ऐसा मानना है अरुण के एक बेसिक नॉलेज तो आपको इंस्टीट्यूट देता ही है, या एक जो बेसिक सेंस होती है वो आपको उस दायरे में रहना सिखाता है वो। लेकिन जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है वो आपको प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने के बाद पता लगता है। हाँ, फाइनली इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक बेसिक नॉलेज मिल सकती है। वही मैंने बताया ना आपको कि सिर्फ टूल सीख सकता है वो, है ना, कि ये ऐसे टूल लेना है और उसको ऐसे काम करना है, इसको टूल लेना है और उसको ऐसे लेना है, लेकिन वो क्या क्या करना है, कैसे प्रोफेशनली वो काम में आएगा, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अमर से एक बात पूछना चाहूंगा। अमर, हम चूंकि बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से, हम सबका वर्किंग स्किल भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो VFX जो डिजाइन करता है, जो VFX आर्टिस्ट होता है, तो इसकी जो शुरुआती जो एक स्टेप होता है वो कहाँ से होता है? तो ये VFX का बिल्कुल बेसिक से कहाँ से, अगर कोई बच्चा शुरू करना चाहे तो VFX का कहाँ से बेसिक शुरू कर सकता है वो? थैंक यू सचिन, थैंक यू अनु, आपने मुझे इनवाइट किया आपके अपने स्टूडियो में। और मैं बताना चाहूँगा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अगर इसको हम देखें ऐसे, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स वर्ड ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। और क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर एक मूवीज में विदाउट विजुअल इफेक्ट्स के कोई भी मूवी क्रिएट नहीं हो रही है। उसमें आज CG है, आज के ज़माने में 2D भी है, 3D भी है, सब कुछ मिलके एक फिल्म बनती है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसको मैं बोलूँगा कि इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ है। ये आप किसी की देखा सीखी में इसको अगर आप देखते हो कि नहीं ये सामने वाला बंदा कर रहा है या ये बच्चा कर रहा है तो मुझे भी ये चीज़ करनी है, अगर आप इस माइंड सेट से इस फील्ड में उतरने जा रहे हो तो मैं बोलूँगा इस फील्ड में आप मत आइए, बिकॉज इसमें बहुत स्ट्रगल है और जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज ये टेक्निकल चीज़ें हैं। आपको इसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। और आज मैं जाके यहाँ पे हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत भी मैंने जो काम किया है आज इंडस्ट्री में, 2 फीचर फिल्म की हैं अभी, जो एक रिसेंटली अभी रिलीज़ नहीं हुई है, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है सारा, और एक मैं कर चुका हूँ, और काफ़ी सारे टेलीविज़न कमर्शियल्स मैंने करे हैं
और मेरी टीम ने भी करे हैं। आप लोगों के साथ भी मैंने काफ़ी काम किया है, अरुण है, सचिन है, आपके साथ भी मैं ऑलरेडी रहा हूँ। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें हैं ये। कॉलेज आपको विजुअल इफेक्ट्स नहीं सिखा सकता। कॉलेज सिर्फ, जैसे अरुण ने बताया कि कॉलेज सिर्फ टूल सिखाते हैं, और उसमें होता क्या है, क्योंकि उनका भी एक करिकुलम होता है, उनकी भी एक पूरी एक्टिविटी होती है जो उनको पर डे आपको क्लास करके और सिलेबस जो होता है वो पूरा कंप्लीट करना होता है उनको उस पर्टिकुलर टाइम में। बिल्कुल, कि 2 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है। बिल्कुल, जैसे मैंने 3 साल का कोर्स किया यही नोएडा में ही, तो उस 3 सालों में मुझे, जैसे अरुण ने भी बताया कि 15 मिनट की मुझे सिर्फ एक टोटल ड्यूरेशन में जो मैंने परस्यू किया और जो करता आ रहा है अरुण अभी, तो वैसे ही मेरे साथ भी था। मुझे 3 सालों में ये पता ही नहीं चला कि मुझे करना क्या है और क्या चीज मेरे लिए है। मैं जो सॉफ्टवेयर सीखता रहा, ये इन बिटवीन द कोर्स, हाँ कोर्स की बता अच्छा, रहा हूं। आपको पता ही नहीं था कि फाइनली मुझे करना क्या है, स्टेप कौन सा लेना है? बिकॉज वहां पे ना क्या होता है, कॉलेज में आपको सब भाग रहे होते हैं। कॉलेज में आप देख रहे होते हो, पहला पीरियड आया, आपको कुछ क्लास में बताया, स्केचिंग करा दी, एक टाइम पूरा हो रहा है एक तरीके से। स्केचिंग आप करा रहे हो बेसिक, है ना, फिर आप सॉफ्टवेयर सिखा रहे हो, तो वो चीज़ें लिंक नहीं कर रही कहीं पे भी। कई बार ऐसा होता है कि आप कोर्स पूरा करने के लिए, बिकॉज आपने पैसे लिए हैं। इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, जब मैं कोर्स पढ़ रहा था तो उस टाइम पे मेरी फीस आई थिंक 3 लाख कुछ थी उस टाइम पे। तो मेरे डैडी ने और फैमिली ने पूरा किस तरीके से वो चीज़ें मतलब खर्च उठाया, और वो सारा मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूँ। अगर आप चैनल मेरा देखोगे, मेरा चैनल है आर्ट्स एंड वर्क्स के नाम से, वहाँ पे मैं फ्री ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता हूँ सब लोगों के लिए, जो लोग नहीं पैसे दे सकते, जो लोग नहीं वो चीज़ सीख सकते, वहाँ पे मैं उसे सिखाता हूँ उन्हें। तो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिग्री के लिए, कि आपको एक बच्चे को पढ़ाना है, एक बैचलर डिग्री ले ली आपने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉलेज जाना चाह रहे हो तो मैं बोलूँगा बिल्कुल करो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉलेज जाके मैं डायरेक्ट 50,000 लाख रुपए या इससे बड़ी जॉब कहीं मुझे मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये गलत फहमी है। आपको ज़रूरी है इन्वायरमेंट में रहना, आप किसी इन्वायरमेंट में रह के काम करो, सीखो उस चीज़ को, या आप किसी से सीखो, इंडिविजुअल किसी से सीख लें, वो बेटर है। क्योंकि क्रिएटिविटी आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता, टूल सिखा सकते हैं सर। अरुण जी, जो बच्चे हैं जो एडिटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, एडिटिंग की फील्ड में वो कैसे जाएं, उसका सही तरीका क्या है? एडिटिंग की फील्ड में जाने के लिए देखो, आपको सॉफ्टवेयर तो सीखना ही पड़ेगा। उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि आपको सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपको एडिटिंग सेंस आनी ज़रूरी है। कि अगर इंस्टीट्यूट में जाओगे या कहीं पर वैसे सीखोगे तो वो सीधा आपको सॉफ्टवेयर कोई खोलेंगे, कोई एक सॉफ्टवेयर खोलेंगे और उसमें से टूल्स बताना शुरू हो जाएंगे। वही एडिटिंग सिर्फ कुछ भी नहीं है, क्लिप कट और उसके आगे कौन सी क्लिप लगेगी, बस वो कॉपी पेस्ट, उसके अलावा कट पूरा एडिट कुछ नहीं है। एडिट एक सेंस है। जैसे हम चारों बात कर रहे हैं जी, तो अगर तीसरा बंदा कोई बैठा होगा, मान लो लोग बैठे होंगे, तो हर किसी का परसेप्शन अलग जाएगा। वो जिसको ज़्यादा सुनना चाहता है ना, उसको ज़्यादा देर देखेगा, और दूसरे वाले को हो सकता है कई बार स्किप भी कर दे, क्योंकि उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। बस यही एडिटिंग है। हर कोई एडिटिंग सेंस लेके पैदा होता है। सेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है ना। जो क्रिएटिविटी होती है ना, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हर कोई सीख जाता है, वो एडिटर हमेशा ऑपरेटर बनता है वो एडिटर कभी नहीं बनता। सही बात है ना, क्योंकि एडिटिंग एक सेंस है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि जो भी यहाँ पर 4 बंदे भी अगर बैठे होंगे तो चारों अलग अलग तरीके से हमको हम पर रिएक्शन लेंगे। बस एक ये एडिटिंग यही होती है, किसके बाद कौन सा रिएक्शन आएगा, किसके बाद किसका रिएक्शन आएगा, किसका रिएक्शन कितनी देर तक आएगा और कितना कम आएगा। तो हर किसी की एडिट सेंस एक अलग होती है, हर किसी की अलग होगी। लेकिन आजकल तो हर कोई एडिटर बना हुआ है। हाँ, तो वो ऑपरेटर बनते हैं। जो भी 6 महीने में सोचता है ना कि मैंने सॉफ्टवेयर सीख लिया, यही चक्कर है। लोग आते हैं और कहते हैं किस सॉफ्टवेयर पे काम करना है। सॉफ्टवेयर पे काम करना सॉफ्टवेयर पे थोड़ी काम करना है हमको एडिट सेंस पे काम करना है। एक अच्छा एडिटर तभी बनता है जब उसके पास उस एडिटिंग की सेंस होती है। बिल्कुल। और आजकल तो लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स चलाऊं या न्यूक चलाऊं या प्रीमियर चलाऊं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ टूल नहीं देखनी है। आपको इंडस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, बट आपको क्या देखना है, आपका नीश क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे अब हमारे DigiCube9 एंटरटेनमेंट जो हमारी कंपनी है, पेरेंटल कंपनी है, उस हमने अपना एक स्टूडियो उसका बनाया, स्टूडियो कोहाट। जब हमारे यहाँ भी कोई बच्चा सीखने आता है ना जी, तो मैं उसको एडिट सिखाने के लिए 1 साल से कम में बोलता ही नहीं, और 9 महीने सिर्फ मैं अपने पीछे बैठाता हूँ कि सिर्फ देखना है और वॉच करना है मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कौन सा टूल कहाँ ले जा रहा हूँ,
और मैं किसके बाद कौन सी क्लिप लगा रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना है। चाहे मैं फिक्शन एडिट कर रहा हूँ, मैं नॉन फिक्शन एडिट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ, डॉक्यू ड्रामा कर रहा हूँ, हर किसी को एडिट करने का एक अलग तरीका है। वो हम डिटेल में बात करेंगे कि फिक्शन कैसे एडिट होता है, नॉन फिक्शन कैसे एडिट होता है ना। वो यही चीज़- बहुत नहीं, बड़ी ये तो चीज़ हम है। काफी मतलब ये तो हम आगे डिटेल में चले गए, लेकिन इसका शुरुआती दौर तो, और मैंने देखा जो कई पेरेंट्स भी आते हैं यहाँ हमारे स्टूडियो में भी आते हैं, और आजकल के जो बच्चे माइंडसेट लेकर आते हैं अमर, वो क्या लेकर आते हैं कि अच्छा इंस्टीट्यूट से 3 साल का या 5 साल का कोई कोर्स किया उन्होंने, और उसके बाद वो एक माइंडसेट लेकर आते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से निकलती है 50,000 रुपए की हमारी जॉब लग बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई क्या ऐसा पॉसिबल है ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि इंस्टीट्यूट से कोर्स किया और हमें प्लेसमेंट मिल गया सीधा बड़े चैनल में और 50,000 रुपए नहीं नहीं, ऐसा ये बिल्कुल ये कॉलेज वाले आज करते हैं, ये कर रहे हैं अभी भी कॉलेज। मेरे टाइम में भी बिल्कुल ऐसा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ एक इंसिडेंट। हमारे जब घर वालों को कन्विंस करने की बात आई कि आपको बाहर जाना है बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो हम एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। पन्ना एक मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है, जिला है, बट वहाँ ये सब कोई छोटी जगहों में कौन जानता है। उनको लगता है ये फिल्म एनवायरनमेंट है, बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उनके लिए वो 30 डेज की जो जॉब है, वो गवर्नमेंट secure जॉब है या इस तरीके की, वो सिक्योर जॉब best समझते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट बचपन से था, बिकॉज मेरी फैमिली पूरी म्यूजिकल बैकग्राउंड से है, आर्ट फैमिली से है हम लोग सारे। तो मेरे घर में मेरी मम्मी है, वो भी आर्टिस्ट हैं, जलता रंग सितार, और गायक फैमिली से हैं, सब लोग गाना गाते हैं वो लोग भी। तो हमारा इंटरेस्ट था, बट बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आए। जब हमने यहाँ पे देखा ये सब कुछ कॉलेज चल रहा है, तो कॉलेज वालों ने बोला कि नहीं प्लेसमेंट आपका 100% गारंटी है। तो जब 100% गारंटी है, पेरेंट्स सुनेंगे तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे यार बच्चे को इससे अच्छी जगह क्या मिलेगी। अच्छा अमर, मैं भाई बीच में बात काट रहा हूँ आपकी। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने आपको बोला कि प्लेसमेंट है, हाँ। तो भाई क्या आपको प्लेसमेंट दिलवाई? बिल्कुल नहीं। आपको जॉब मिली? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात अरुण जी और अमर जी आपसे जानना चाहूंगी कि ये बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो इतनी फीस जो है नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत फीस होती है। मैं अगर अपने टाइम की बात करूं तो जब मैं बात करूंगी शायद 20 साल पहले की, 20 या 21 साल पहले की, जब मुझे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना था तो इंस्टीट्यूट वालों को 3 या 4 लाख रुपए देने हैं, फीस थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आया। मैंने तो खैर वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैंने एक चैनल ज्वाइन किया, छोटा चैनल था, लेकिन मैंने उस चैनल से बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता है कि शायद इतना मैं उस इंस्टीट्यूट से भी नहीं सीख सकती हूँ। तो जो बच्चे हैं, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ठीक है, और आप एक जाने माने VFX आर्टिस्ट भी हैं, और अरुण जी भी अपना स्टूडियो चलाते हैं। तो अगर जो बच्चे जो हैं जो ये फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो अगर डायरेक्ट अगर आपसे भी कनेक्ट हों तो वो एक अच्छा खासा सीख सकते हैं, क्योंकि डिग्री आजकल कोई नहीं देखता। शायद आप लोगों से भी आज तक अभी किसी ने नहीं पूछा होगा कि डिग्री दिखाओ डिग्री आज तक नहीं पूछी किसी ने। मैंने तो अपनी डिग्री नहीं देखी आज तक। पहली आई थिंक मुझे नहीं याद है कि मैंने अपनी डिग्री कब देखी थी। हमारी जनरेशन अलग थी अमर, आज अब जो जनरेशन है ना वो अलग माइंडसेट लेके आती है। और ये बात फैक्ट है अनु कि आपने चैनल में रहकर आपने वो काम सीखा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल फील्ड पे उतर के वो काम सीखा, है ना। आपने कैमरा देखा कि अच्छा कैमरे की प्लेसिंग यहाँ होती है, लाइट्स की प्लेसिंग यहाँ होती है, मेरी फाइनल पोजीशन ये होगी, फ्रेम की कंपोजिशन ये होगी, है ना। एक सेंस ऑफ, क्योंकि तब इतने प्रोडक्शन हाउस नहीं थे, लेकिन आप देखिए ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में आपको उन बच्चों को पहले से ये बताया जाता है कि आपका 3 ईयर डिग्री कोर्स है, फर्स्ट ईयर पहले ईयर में ये होगा, दूसरे ईयर में ये होगा, तीसरे ईयर में होगा। देखो इतना कोर्स कर लोगे तो आपकी सैलरी कम मिनिमम 30,000 तो होगी, इतना वाला कोर्स कर लोगे तो आपकी 50,000 तो आपको यहाँ से जाते ही आपको प्लेसमेंट मिलेगी। हम आपको भेजते हैं चैनल में से, आप यहाँ से विजिट करने ले जाते हैं, न्यूज़ चैनल्स में विजिट करने ले जाते हैं, कई ऐसे सोनी सब में विजिट करने के लिए जाते हैं, बस विजिट करने के लिए ले जाते हैं। आप खुद सोचो, हम देखो बच्चे को इतना नहीं पता होता, बच्चे को ये लगता है कि मैं अगर 1 साल में 2 बार भी किसी बड़े चैनल में चला गया तो मैं सीख गया। चैनल में जाकर वहाँ इंटर्नशिप शुरू करनी चाहिए। अब यहाँ पर इंटर्नशिप वाले आकर ये पूछते हैं हमसे कि सैलरी कितनी होगी। इंटर्नशिप में सैलरी तो कभी होती नहीं ना, स्टे फंड होता है। वो भी 6 महीने बाद 4 महीने बाद शुरू करते हैं, जब प्रोफेशनल्स ये देखते हैं कि यार इसमें टैलेंट है, ये कैपेबल है, ये पकड़ जाएगा, फायर है उसमें, इस फील्ड में वही आ सकता है जिसके अंदर फायर है। और जो पैसे का माइंडसेट तो बिल्कुल छोड़ ही दे, क्योंकि टैलेंटेड बनोगे तो पैसा तो आपको पकड़ते हैं। लेकिन जब अमर जी भी अपना YouTube चैनल चलाते हैं, मेरा यहाँ पे सवाल है, जब हम चैनल की बात कर रहे हैं ना, न्यूज़ चैनल की बात कर रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल वालों ने भी कोर्सेज शुरू किए हुए हैं कि आप यहाँ कोर्स कीजिए, फिर आपको जो है प्लेसमेंट दी जाएगी। और आप बताइए कि जब आप 8 या 9 लाख रुपया उस कोर्स के ले रहे हैं, अगर आप बच्चे को 5-6 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं,
तो उसमें क्या बड़ी बात वही है? तो इंस्टीट्यूट्स की नब्ज इन चैनलों ने पकड़ी। इंस्टीट्यूट अपने साइड बाय साइड इंस्टीट्यूट्स बनाए। अब वहाँ पर कितने बच्चे होंगे? वहाँ पर बिल्कुल भीड़ में होते हैं। 50-50 लोगों का बैच है, 100-100 लोगों का बैच है। 100-100 लोग 50-50 लोग एक एडिट वे में कैसे बैठ जाएंगे? बिल्कुल। अब यही चीज़ है, मैं यहाँ पे अरुण भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं इंडिविजुअल ट्रेनिंग देता हूँ। जी। मतलब ये मैं आपको पहली बार आपके चैनल पे मैं चीज़ शोकेस कर रहा हूँ। ट्यूटोरियल के अलावा मैं क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन, लेकिन मैं इंडिविजुअल पढ़ाता हूँ। उससे होता क्या है कि आप जैसे बताया ना भीड़ वाली, हमारे क्लासेस में भी 50-50 बच्चे, 50 बच्चे एक बंदे, एक टीचर कैसे सिखा देगा 50 बच्चों को? वो तो वो प्रोसेस बताएगा ना जो उसको पता है कि मुझे आज बताना है A to Z। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई दूसरा बंदा स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप कैसे आंसर करोगे उन चीज़ों को? सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो वो चीज़ तो आप क्रिएटिविटी तो नहीं सिखा रहे हो, आप सिर्फ टूल बता रहे हो वहाँ पे। तो वो तो सीधी सी बात है। तो मैं इंडिविजुअल इसलिए पढ़ाता हूँ बिकॉज जो बंदा पैसा दे रहा है मुझे या सिखाने के लिए मुश्किल से पैसे दे रहे हैं, वो समझ पाए, सीख पाए उस चीज़ को एग्जैक्टली कि क्या होता है। और मैं उसको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मैंने फिल्म्स में काम किया है वैसे ही सीख सकते हो आप। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या सीख रहे हो, क्या बना रहे हो। नहीं, सीखने से सेंस जो मुझे लगता है कि जो आजकल जो सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगती है आजकल की जो जनरेशन में, एक तो ना पेशेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना? इंस्टेंट चाहते हैं वो उनको अच्छा शॉर्टकट भी किसी चीज का नहीं है। हमारी फील्ड में तो है ही नहीं। मतलब इस इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है। आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, आपको काम देखना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। जब आपको समझ में आने लगेंगी तो आपकी एक सेंस डेवलप होती है, क्योंकि हमारी फील्ड में ही कई विधाएं हैं, मतलब कई पोर्शन है। कैमरा है, एडिटिंग है, VFX है, डायरेक्शन है, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत तरह की चीजें, कॉन्सेप्ट मेकिंग होती है, प्रोडक्शन कंट्रोलिंग है। अब पता ही नहीं होता बच्चों को, बस बच्चों को ये पता होता है कि अच्छा हम कोर्स कर रहे हैं जी, कोर्स करके आ रहे हैं, ये पता ही नहीं होता। क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखते ना। आपको इंटरेस्ट देखना है अपना। सब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट देखिए अपना, कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। आजकल एक बहुत बड़ा एक फैक्टर ये भी है जो हम लोगों ने, मैं और अरुण तो ये रोज फेस करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को, कि पेरेंट्स भी आते हैं हमारे पास, कोर्स किया हुआ होता है उन बच्चों ने, और आते सीधा बोलते हैं जी हमारे बच्चे को इसने कोर्स किया हुआ है, हमारे 6 लाख रुपए लगे हैं, तो आप इसको सिखा दो। आप इसको क्या सिखाए भाई? तो वो कारण है ना, उनको बाद में पता चलता है कि इस तरीके से बच्चा सीख सकता है। आपके पास जाएंगे, किसी ऐसे ट्यूटर के पास जाएंगे जिसने कुछ किया होगा ना। कॉलेज में तो जब वो स्टार्टिंग में जो हवाबाजी होती है, हिंदी में कहते हैं, वो देख के पेरेंट्स अपने बच्चे को ले जाते हैं कि यार इतना बड़ा कॉलेज है, इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, इतने टीचर हैं। वो ये नहीं देखते ना कि यहाँ की जो फैकल्टी है, जो टीचर है यहाँ पे, उनने क्या किया हुआ है। अच्छा, यहाँ आजकल के जो बच्चे हैं, अब बच्चे भी सोच रहे होंगे कि हम क्या उनके पीछे पड़ गए हैं, लेकिन हम ये फैक्ट बात कर रहे हैं क्योंकि सचिन जी ने भी, आपने भी, जब हमारा एक टाइम था, उस टाइम पे हमें अगर कोई कहता था कि ये कैमरा उठा के इधर रख दो या ट्राइपॉड उठा के इधर रख दो, और हम वो करते भी थे, हम शर्म नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर जरा सा भी कुछ कह दो ना कि जरा वो पेज दे दो या कुछ दे दो, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे सबके सामने ऐसे क्यों बोल दिया, मैं कोई असिस्टेंट थोड़ी ना, ईगो में भी ले लेते हैं। और अरुण जी ने स्टार्टिंग में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि आपको एक गुरु तो अपना मानना ही पड़ेगा, एक बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी को अपना एक गुरु बना लेते हैं और उससे अगर आप सीखते हैं और पैर भी पकड़ लेते हैं, तो आगे चलकर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। जैसे होता है, आप देखें जब म्यूजिक से आप सीखें इस चीज़ को, क्योंकि जो म्यूजिक लर्नर्स होते हैं, जो लोग सीखते हैं, तो उसमें कहते हैं ना शागिर्द होते हैं आपके। तो ये मैं एग्जांपल देना चाहूँगा मेरे नाना जी का। मेरे नाना जी काफ़ी अच्छे गायक थे, ध्रुपद सिंगर थे वो। अभी लास्ट मंथ उनका, नाना जी को ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पद्मश्री मिला था। पद्मश्री मिला था। उनके जो शिष्य थे वो उनसे बड़ी एज के थे, मैंने देखा, और वो भी उनके हाथ जोड़ के, बिल्कुल वो डांट भी रहे हैं तो सुन रहे हैं। आजकल आप बच्चे को अगर जरा सा कुछ बोल दें तो वो अगले दिन से आपके पास नहीं आएगा। यही तो है ना। अगर इंस्टीट्यूट वाला 6 लाख रुपए का उसको कोर्स करा दे और उसे ये बोल के भेज दे बाहर की 50,000 की सैलरी मिलेगी, तो क्यों किसी के पैर पकड़ेगा वो? सही बात है। उसको उसके दिमाग में गलत लेकर आता है बाहर से, उसका गलत दिमाग में भर दिया। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे टाइम में तो ये मोबाइल फोन उतना था ही नहीं, सिर्फ वो डिजिटल वाले नंबर थे, उसमें तो इमेज को डालना एक बड़ा टास्क होता था, क्योंकि वो VGA कैमरास वाले, VGA रेजोल्यूशन वाले होते थे, है ना, 320 कुछ के होते थे, और फ्लॉपीज चलती थी कंप्यूटर में, टॉक शोज हुआ करते थे, वो DD1 या DD2 हुआ करता था। लेकिन अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है ना, वो तो 4 इमेजेस जोड़ के मोबाइल अपने आप ही ये फिल्टर विल्टर लगा के और पूरा
कुछ उसके जो प्रीसेट्स होते हैं वो एडिट होके बाहर आ जाता है। बल्कि बच्चा तो आसानी से पता कर सकता है कि मेरे को ये एडिट में ज़्यादा मज़े आ रहे हैं या मेरे को ग्राफिक्स बनाने में ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, या जो इसके पीछे म्यूज़िक चल रहा है बार बार चेंज हो जाता है वो करना है, इससे वो देख सकता है जी। तो बच्चे तो अपने आप ही सोचना चाहिए उनको भी, मुझे लगता है। क्योंकि देखो आखिरकार में बात वही आती है कि माँ बापों को आगे स्ट्रगल करना है या बच्चों को करना है। और वो बच्चों सही का डायरेक्शन दिमाग तेज कहाँ होना से चाहिए। मिले, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। बच्चों का इतना जब दिमाग तेज है तो बिल्कुल सही बात उसको उनको ये सोचना चाहिए कि हम इंस्टीट्यूट में जाएं या एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सीखें। उनको ही सोचना पड़ेगा। माँ बाप तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माँ बाप की तरह ही कह सकते हैं, बेटे जो तुझे करना है वो कर, मैं पैसा लगाने वाला मैं ही हूँ। तो जैसे हम एक डॉक्टर बनना होता है, MBBS आपको करना होता है, 5 साल देने होते हैं। अगर एक इंसान को एक अच्छा फिल्म मेकर बनना है या एडिटर बनना है या फिर VFX आर्टिस्ट बनना है, उसे अपनी ज़िंदगी के कितने साल देने होंगे? मुझे लगता है शुरू के 3 साल बिना पैसे के, अगले 2 साल थोड़े बहुत पैसे हो सकता है कि वो, क्योंकि उस 3 साल में उसके पास वही एक अच्छा गुरु मिल चुका होगा या उसको अच्छे प्यार करने वाले 3-4 लोग मिल चुके होंगे, एक अच्छी सेंस डेवलप हो चुकी होगी, तो वो कुछ कमाने वाला बन जाएगा। डिग्री कोर्स भी 3 साल में होता है और मास्टर डिग्री कोर्स 5 साल में और होता है। शुरू में तो उससे आप पहले बिल्कुल, कुछ नहीं मिल सकता। बिल्कुल। और शुरू में तो आप ये भूल जाओ कि आपकी किस्मत ही है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो या आप कुछ ज्यादा मतलब चीजों को समझ रहे हो तो ही हो सकता है पॉसिबिलिटीज। बिकॉज मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ। जब मेरी जॉब लगी पहली बार तो उस टाइम पे मेरे सुपरवाइजर ने पूछा मुझसे कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो मुझे तो इनिशियल जॉब लग जाना एक बड़ी बात होती है अपने आप में। उस टाइम पे हम लोग जो नहीं पता जिसको, तो मैंने उनको 10,000 कुछ बोला कि, तो बोलते हैं 10,000 तो हमारे यहाँ पियून को भी नहीं मिलता। मैं तो बहुत खुश हो गया उस टाइम पे। तो इस माइंडसेट से हम आगे चले थे तो आज हम यहाँ तक पहुंच गए। अदरवाइज आजकल बच्चे सोचते हैं यार हम 3-4 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम 50,000 रुपए लाख रुपए हमें इंटर्नशिप करेंगे। हम 50,000 रुपए में इंटर्नशिप करेंगे। हम अपनी बात देख रहे हैं। और मैं अपनी 3.5 से मैंने शुरू किया था, अनु ने 3,000 रुपए से शुरू किया था, सचिन ने भी 200-200 रुपए के लिए मैंने किया होगा। 200-300 रुपए के पैकेट 3D मॉकअप्स होते हैं जो हम रात भर जग के 200-250 रुपए के वो जो मॉकअप्स होते थे वो बनाते थे 3-3 दिन में 250-250 रुपए के चक्कर में। वहां से हम लोग आगे आए। आई थिंक सचिन को भी पता है स्टार्टिंग से कितनी मुश्किलें आपने सही है। और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने अपनी लाइफ का पहला एपिसोड किया था, मेरे डायरेक्टर सचिन थे और एडिटर अरुण जी थे। तो सचिन जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत डांट भी खाई है। तो देखिए तभी आज उनके सामने यहाँ बैठी हूँ। बहुत डांटा था इन्होंने मुझे याद है जब मेरा पहला शूट था बहुत डांट पड़ी थी। और शायद वो डांट पढ़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेते हो तो आप बहुत कुछ आगे सीखते हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि आजकल बच्चों को डांटना जो है वो इतना आसान नहीं है। टीचर भी अपना इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो एक अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। जैसे हमें स्कूल में कोर्स कराते हैं ना, वैसे वो इंस्टीट्यूट में कोर्स कराते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमें प्रैक्टिकल जो सीखने को मिलता है वो इस तरह के स्टूडियो में ही मिलता है सीखने को। नहीं, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकली एक्सपोजर इंस्टीट्यूट के साथ साथ वो भी जरूरी है। और एक आपका खुद का अपना इंटरेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना तो आप कहीं पे भी रह लें नहीं सीख पाएंगे। एक्चुअल में अमर होता क्या है हमारी फील्ड में, खासकर हमारी टीवी इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो पर्दे के फ्रंट की चीजें होती है ना, आदमी उसको देखकर अट्रैक्ट होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा होता है ये पता ही नहीं होता लोगों को कि भाई इस फिल्म के पीछे इस एड के पीछे या इसी पॉडकास्ट के पीछे कितने लोगों के एफर्ट लगे हुए हैं, कितनी लाइट्स लगी हुई हैं, कितना कैमरा प्लेसिंग है, इसके बाद एडिटिंग है, म्यूजिक है, ग्राफिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। ये पता ही नहीं होता। ये पता लगता है जब फाइनली आप प्रैक्टिकल तौर पे उतरते हो फील्ड में। बिल्कुल। और कैमरे की सेटिंग्स है। अगर आपको कैमरा चलाना नहीं आता, कैमरा ऑपरेट नहीं करना, तो आप अच्छे शॉट्स नहीं ले सकते। एक आप सिनेमेटोग्राफर अगर आप नहीं हो, अच्छे सिनेमेटोग्राफी नहीं आती आपको, आप कैसे अच्छे शॉट लोगे? और वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही आती है। आप कैमरा, अगर कैमरामैन की बात करें तो कैमरा लगा देते हैं, अब वहाँ धूप है या छाँव है या फिर वो इंडोर शूट कर रहे हैं, उसके हिसाब से लाइटिंग कैसे होती है। कई बार हम शूट्स पर कई बार सन होता है लेकिन हम आर्टिफिशियल सन बनाते हैं HMIs लगाकर, है ना। तो वो सारी चीज़ें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती है कि मुझे कैमरा सीखना है, मेरे को एडिट करना है, या मुझे इससे पहले के स्क्रिप्ट राइटिंग पे जाना है, या ये आगे एडिट कैसे होगा, या फिर इसके पीछे डायरेक्टर क्या सोच रहा है, ये ऐड ऐसी ही क्यों बनाई गई। एक डायरेक्टर की जो सेंस है उसको भी पकड़ता है कि यार ये इस प्रोडक्ट को इस तरह से सोचा है तो हम इस तरह से शूट कर रहे हैं। तो वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सीख सकता है।
अरुण जी, आप और सचिन जी ने स्टूडियो को स्टार्ट किया, इससे पहले आप लोगों की अपनी ये कंपनी है DZQ एंटरटेनमेंट, लेकिन उससे पहले आप जो हैं क्या करते थे? मतलब आप, मैं जानती हूँ कि आपने और भी बहुत चैनल्स में काम किया है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बताइए, ऑडियंस को भी बताइए और आज के बच्चों को भी बताइए कि आप दोनों ने इससे पहले क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ काम किया है। जब हमने अपना करियर शुरू किया था तो शुरू के 9 महीने मैंने फोटोशॉप पर डिज़ाइनिंग शुरू की थी, ठीक है ना। उस बीच मैंने कलर करेक्शन सीखी। उसके बाद मैंने 3D एनिमेशन पे जॉब की 1.5 साल, जहाँ मैं 3D एनिमेशंस करता था। फिर मुझे समझ में आया कि एडिट मेरा कोर है, जिसको मैं अच्छे से करता हूँ। जहाँ मुझे समझ में आया कि मुझे एडिट ज़्यादा मज़े आते हैं करने में, क्योंकि मेरा एडिटिंग सेंस तेज है। तो मैंने एडिट किया। उस बीच मैंने रियलिटी शोज़ बहुत किए, फिक्शंस किए, नॉन फिक्शन किए, मैंने कई प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया, है ना। तो ये करते 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 2009 में फिर मैंने 3,500 से शुरू किया था, और फ्रीलांस करने पर मैंने 1.25 लाख महीना छोड़ा जी। उसके बाद 2009 में हमने सोचा कि सचिन, और यार हमें जॉब नहीं करनी यार, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमें अपने लिए करना चाहिए। जब हम, हालांकि मुझे याद है अच्छे से आज भी, और वो दिन मेरे को भूला नहीं कभी भी, क्योंकि जब हम लोगों ने मतलब DZQ 9 की इसकी नींव रखी, तो अरुण ने मुझे फ़ोन किया, और उससे जस्ट मैं 1.25 साल पहले मैं खाली बैठा, मेरे पास काम नहीं था, और मतलब मैं इतना फाइनेंशियली इतना मैं क्राइसिस में था कि मेरे पास स्कूटर था लेकिन पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं होते थे मेरे पास, और बड़ा दयनीय स्थिति थी मेरी भी। अच्छा, मेरी बिल्कुल ताजी ताजी नौकरी लगी थी एक चैनल में, और जितनी मैं सैलरी ले रहा था उससे 10,000 रुपये कम की लगी, लेकिन मुझे ये था कि मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को मेरे बच्चे के खर्चे हैं, मेरी बेटी हुई थी उस समय बड़ी, और अरुण ने मुझे बोला कि सचिन ऐसे ऐसे कंपनी हम करेंगे यार शुरू, और तू आ जा। तो मैंने अरुण को बोला, मैंने कहा अरुण यार मुझे एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, और अभी मैं तेरे ऊपर भी बर्डन नहीं डाल सकता पैसों का, और अभी तू शुरू कर, मैं लेकिन तेरे साथ पीछे मैं हूँ बैक एंड पे। तो अरुण ने बोला यार तू होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, हम दोनों भाई मिलके और अच्छा से करते। मैंने कहा मैं हूँ हमेशा तेरे साथ। तो वहाँ से ये शुरू हुई जर्नी हम लोगों की। हालांकि फिर मैं थोड़े टाइम बाद मैं आ गया था वापस, क्योंकि वो जो मेरा जो फाइनेंशियल का जो खाई थी वो थोड़ी थोड़ी भरनी शुरू हो गई थी, और मैं अपनी उस स्थिति से मैं उभर रहा था। तो उसके बाद मैंने और अरुण ने मिलके DZQ 9 कंपनी में हम दोनों भाई मिले साथ में, और हमने शुरू किया कारवां। और मैं तो आपको बताना चाहूंगा कि मैंने स्टार्ट जब किया था, तो जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ, तो कॉलेज में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, हो क्या गया ये। जब सारे स्टूडेंट्स जो थे साथ के, जो मेरे कलीग्स थे मेरे साथ के थे, वो सब इधर उधर चले गए, कोई बाहर चला गया, कोई फॉरेन चला गया, तो बड़ा ऐसा डिमोटिवेट टाइप का फील होता था, लगता था यार हम तो कुछ नहीं कर पाए, हमने कुछ नहीं किया। फिर बॉम्बे चले गए, उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया अपने एक फ्रेंड के साथ। तो वहाँ पे जब गया तो भटक रहे थे ऑब्वियसली, क्योंकि नाम बॉम्बे का ही आता है हमारे यहाँ पे, मुंबई का नाम आता है कि बड़ा ड्रीम सिटी है। तो मैं भी कॉलेज खत्म होने की आई थिंक 2-1 महीने बाद में चला गया। वहाँ पे एक कंपनी थी कोई HDIL करके, जिसने टूनपुर का सुपर हीरो एक फिल्म उस टाइम पे बनाई थी। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू देने गया, और वहाँ उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। उस टाइम पे एक फिल्म आई थी अनजाना अनजानी करके, तो उसमें एक शॉट है डबल रोल वाला। तो पता नहीं कोइंसिडेंटली मुझे पता था, और उन्होंने वो मुझसे पूछ लिया। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये किस कैमरे से शूट हुई है ये शॉट। एक शॉट है अगर आपने देखा उसमें, जो कैमरा ट्रैक कर रहा होता है, और वो वहाँ पे शायद हॉस्पिटल का शॉट था वो। तो मैंने उनको बता दिया, और वहाँ मेरी जॉब लग गई उस जगह पे। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगा पता नहीं क्या हो रहा है अचानक से VFX। हाँ, उस टाइम पे क्या VFX और क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ उन्होंने कहा था कि आपको यहाँ पे हमारे यहाँ कंपोजिटिंग का काम करना है, कुछ इस तरीके का काम है, और आप करो। लेकिन मैंने वहाँ जॉब करी नहीं, क्योंकि मुझे मुंबई रास नहीं आया। तो मैंने कुछ दिन तो मैं 2-4-5 दिन तो मैं रहा, लेकिन फिर उसके बाद मैं टिकट्स देखने लगा दिल्ली की। मैं घर पे बोलूं कि भैया मेरी टिकट देख लो यार, ये देख लो, मुझे जाना है। और वहाँ जिस जगह मैं रह रहा था वो ऐसी जगह थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ एक छोटे से जिसे कह लो 10 बाई 10 का भी नहीं होगा, जो घुसते ही खत्म हो जाता है। जो घुसते ही खत्म हो जाता है। अच्छा। वहाँ पे उनकी फैमिली में उनके मदर फादर, उनकी बेटी, उनका बेटा, मैं, मेरा दोस्त, इतने लोग हम एक कमरे में जरा सी जगह में रह रहे थे। तो मैं तो भाग जाता था सुबह से उठ के, अच्छा, कि मुझे रहना ही नहीं यहाँ। और मैं सुबह से बैग उठा के निकल गया, और मैं दिल्ली कैसे तैसे करके वापस आ गया। उसके बाद दिल्ली में मेरी जब जॉब लगी, तो जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमने वहाँ पे करीब 4 साल मैंने
4 साढ़े 4 साल एज अ कंपोजिटर वहाँ पे काम किया। और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब नहीं करनी है, बिकॉज जॉब में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। मैं यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बनाता था 2012 से। मैंने 2012 में चैनल क्रिएट किया था अपना। अच्छा। और उस टाइम मैं ट्यूटोरियल्स क्रिएट करता था जिस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था। मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्ड करता था गले पे फंसा के। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन फंसाता था और स्क्रीन लैपटॉप था मेरे पास। उस टाइम मम्मी पापा लोगों ने बड़ी मुश्किल से मुझे i7 दिलाया था, जो आज के टाइम में लोग i7 नहीं खरीदते हैं। उस टाइम पे मैंने i7 लिया था, तो उससे मैंने ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट किया था। एंड वहाँ से फिर मैंने अपना जो करियर है खुद से सीखा, मैंने सेल्फ लर्न किया मैंने। क्योंकि उसके बाद मुझे पता चला कि जैसे अरुण ने बताया ना 15 मिनट की क्लास थी आपकी, कि आपको बाद में रियलाइज हुआ कि आपको एडिटिंग करनी है। वैसे मुझे एक बैठे ना एक बार एक यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखा मैंने, जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ, वो एंड्रू क्रैमर, वो बहुत सारे लोगों के मेंटर होंगे। तो मैंने देखा यार ये क्या पढ़ा रहे हैं। फिर मैंने देखा कि आफ्टर इफेक्ट्स नाम का कोई सॉफ्टवेयर होता है उनके ट्यूटोरियल से। फिर मैंने उसको इंटरनेट पे देखा तो मुझे लगा कि अच्छा ये चीज़ है जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। मैं पीछे था बैकग्राउंड में, इतना सब मैं देख रहा था, समझ रहा था कि प्रीमियर में क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है, 3D क्या होता है, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है ना आपका, वो करते करते समझ में आने लगता है। तो मैंने स्टार्ट किया वो उनको देख के। तो वो ट्यूटोरियल से मुझे समझ में आया कि ये सॉफ्टवेयर कौन सी चीज़ है। फिर मैंने वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया। ऑब्वियसली उस टाइम पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे, तो कैसे तैसे करके जुगाड़ करके वो सॉफ्टवेयर डाला और फिर उसको करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हुआ और मैंने खुद से सीखा हुआ है सब चीज़ें। तो मुझे बहुत टाइम लगा, 4 साल, मुझे एटलीस्ट 3-4 साल मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, इंटरेस्ट वाली चीज़ें कर रहा हूँ अपनी सारी। तो मैंने अपना नीश जो है था वो पकड़ के चला और करता रहा, क्योंकि उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है जो मैं सीख रहा हूँ मेरे लिए। तो वहाँ से करते और आज फिर मैं आज भी सीखता रहता हूँ। मैं हर दिन सीखता हूँ मैं, और हर दिन सीखना चाहिए आपको। हमारी फील्ड ही ऐसी है कि रोज नया चैलेंज होता है आपके पास, बिल्कुल, रोज नया एक आइडिया होता है और रोज एक नया उसका एग्जीक्यूशन होता है। और वो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सभी लोगों का यही हाल है। तो रोज हम सीखते हैं, रोज दिन में अगर 24 घंटे हैं तो हम 20 घंटे तो सीखने में ही बिल्कुल लगा देते हैं। वही तो ये क्रिएटिव फील्ड है, इसमें हर रोज एक नई चीज़ करोगे। हर अलग अलग चैनल्स के लिए काम किया, जिसके हर चैनल्स के अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती थी, जो आप सिर्फ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ही पता कर सकते हो। पहले तो डिजी बीटा छपती थी, डिजी बीटा और नॉर्मल बीटा, मास्टर, हम बीटाओं पे छापते थे। अब जो एक सिर्फ आज तो हम सब ड्राइव पर एमओवी चढ़ा के दे देते हैं, लेकिन आज वो तो बहुत बीटा इजी हो गया। छापना, आज तो बहुत इजी हो गया अरुण। हमें याद है जी टीवी के लिए मैं भी मैं प्रोग्राम करता था और उसके जब फाइनल उसका मास्टर जाता था तो उस मास्टर का बैठ के हम लोग पहले 3-3 घंटे प्रीव्यू करते थे, कोई ड्रॉप आउट या कोई ग्लिच तो ना आ जाए। तो नहीं है। जिस भी प्रोडक्शन हाउस के लिए हम करते थे, वो अगर मास्टर रिजेक्ट होता तो 5,000 रुपए माइनस होते थे, 5,000 रुपए लगते थे। और वो हमारे ऊपर पेनल्टी। अभी देखा जाए तो 25 से 30,000 रुपए तब के। अब तो सीधा हम एमओवी देते हैं, एक एमओवी जाती है, एमपेग 4 जाती है, जो भी फॉर्मेट में जाती है। टेक्निकली समझना कितना वो है कि फॉर्मेट समझने पड़ते हैं। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में कभी ना तो आपको ऑडियो के कितने फॉर्मेट होते हैं वो आपको पता लगेंगे, ना ही आपको इतने सारे फॉर्मेट जो होते हैं वो पता लगेंगे। हर कैमरा अलग फॉर्मेट रिकॉर्ड करता है। तो आप टेबल पे कैसे लाते हो, टेबल पे मतलब कि आप किस सॉफ्टवेयर में उसे एडिट करने के लिए ला रहे हो, उसके लिए एक बड़ी जंग है। बिल्कुल। अगर गलत टाइमलाइन पे उतर गया और गलत स्पेसिफिकेशन पे उतर गया, फ्रेम रेट अगर आपने गलत फ्रेम रेट पे आ गए तो पता लगा पूरी फिल्म। अभी हुआ था बीच में इंसिडेंट मेरे अंत साथ। तक पूरा करने के बाद को पता लगेगा कि आपने एडिट ही गलत कर दिया। जैसे आप अभी कह रहे हो ना, अभी रिसेंटली पीछे कुछ आई थिंक 2-3 साल पुरानी बात है, 4 साल पुरानी आई थिंक, करेक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। एक एडिटर है, कोई होगा, कोई फ्रेशर होगा या बिगिनर होगा पता नहीं, किसी ने कह के एडिट करवा लिया और पूरी टाइमलाइन को गलत फ्रेम रेट पे एडिट कर दिया। अब आप सोचो कितना बड़ा ब्लंडर है ये, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की, और वो पूरी फिल्म एडिट हो गई गलत फ्रेम रेट पे, और वो एडिट कर भी दी एडिटर ने, और कर भी दी। और बाद में पता चला जब मेरे पास XML आई उसकी, मैंने देखा, मैंने कहा किस पे एडिट करके दे रहे हो आप फिल्म। तो ये ऐसी चीजें हैं, बताइए आप। आजकल हम देखते हैं ना कि पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि कोई नहीं, तू पढ़ेगा नहीं तो चल तू एडिटर बन जाइयो। ये मैंने बड़ा सुना हुआ है लोगों से। आजकल इजी हो गया है। पर आपसे बात करके मुझे ये लगता है कि इसके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वही तो आजकल कंप्यूटर में लोगों को आदत है ओके करते चले, ओके करते। ये गड़बड़ सबसे बड़ी बात है। जैसे ही एरर आता है ना, इसका मतलब भाई थोड़ा सा पढ़ लो,
और इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं कर रहा, चल एडिटिंग सिखा दो, ऐसा नहीं जी। होता। नहीं कोई बात नहीं ग्राफिक्स सीख लेगा। भाई ग्राफिक्स और एडिटिंग के लिए, ग्राफिक्स के लिए फिजिक्स आनी ज़रूरी है क्योंकि उसमें जब एनिमेशन करते हो ना तो उसमें फिजिक्स पूरी अब लगती है। विजुअल इफेक्ट्स में मेन चीज अब Coding से होती है आजकल। विजुअल इफेक्ट्स में अगर आप कोई डायनेमिक्स का पार्ट कर रहे हो, आप वाटर सिमुलेशन बना रहे हो, आप ब्लास्ट बना रहे हो, आप कोई कुछ भी आप इस तरीके का रियल एनवायरनमेंट जो चीजें होती हैं वो बना रहे हो, आप पेड़ बना रहे हो, अगर वो मतलब हिल कुछ रहे चीज हैं create कर रहे हो। हाँ, तो उसमें भी डायनेमिक्स है, वो भी फिजिक्स है। अगर आपको फिजिक्स नहीं आती, आपको नहीं पता कि क्या बुएंसी होती है, क्या आपका ग्रेविटी होती है, क्या कौन सी चीज कैसे वर्क करती है, आप कैसे बना लोगे? वेलोसिटी, ग्रेविटी सब समझना पड़ेगा, आपको- तब समझ में वो आता terms ही है। इतने एमिटर्स difficult वगैरह है। सब जानना पड़ेगा। इट मीन्स ये तो गलत ही सोच है ना कि भाई अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो चल एडिटर बन जाए या ग्राफिक डिजाइनर बन जाए। ऐसे इतना सिर्फ जरूरी एडिटिंग है। और ग्राफिक्स के लिए नहीं सोचते, ऐसे ही लोग ये भी सोचते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगा। चलो ये कुछ नहीं कर पा रहा, इसको मेकअप सिखा दो। मेकअप आर्टिस्ट फिल्मों में मेकअप कर लेगा, वहाँ मेकअप के लिए भी आपको स्किन जाननी जरूरी है। जो पार्लर में है वो भी प्रोफेशनल काम करते हैं और वो करते हैं प्रोफेशनल मेकअप। लेकिन टीवी बस के सामने वो और एक्चुअल में वो ब्राइडल मेकअप होता है, और जो हमारे वाला मेकअप होता है ये प्रोफेशनल मेकअप होता है, और ये रियलिस्टिक ज्यादा होता है। मतलब आपकी स्किन पर मेकअप होता है लेकिन आपको ये पता नहीं लगता कि मेकअप लिया हुआ है आपने। और आजकल तो फॉर्मेट बहुत चेंज हो गया है, आजकल लोग ज्यादा रियल की तरफ होते हैं और मेकअप को कम रखते हैं। वो बिल्कुल एकदम बस खाली टचअप लेते हैं, वो हैवी लेयर नहीं लगाते हैं। लेकिन जो ब्राइडल मेकअप होता है उसमें थोड़ा लाउडर मेकअप होता है उसको, और उसमें थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ओवर होती हैं। बट हमारे वाला जो मेकअप होता है वो बहुत ही सटल होता है और बहुत ही सिंपल होता है। और आजकल तो आर्ट फिल्म बन रही है, उसमें मेकअप वो लोग बहुत कम यूज करते हैं। स्पेशल कोई ब्लड का, कोई गोली मारने का सीन है, कोई फायर और ये तो बेसिकली रिक्वायरमेंट वाली चीज है कि अगर डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट लेकिन है, अगर आप तो आप जब उसके से वेब accordingly- सीरीज आई है, जब से आप देखो तो मेकअप, अब जैसे नवाज भाई हैं, है ना, या नसीर साहब हैं, ओमपुरी साहब थे, अब इनको अगर आप देखो तो आपको बिल्कुल लगेगा रियली में ही है। ऐसे जैसे आपको असली में देखो और आप उसको कैमरे में देखो तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस ही लगेगा। या आप बोलोगे अच्छा ये तो कैमरे में ऐसे दिखते हैं और वैसे भी ऐसे दिखते हैं। तो वो यही है कि आजकल बहुत रियल हो गया है सब चीजें। लेकिन हाँ ये है कि जो टीवी का मेकअप होता है या जो हमारी इंडस्ट्री में मेकअप यूज होता है उसका जो मेकअप का जो सामान आता है वो भी बहुत एक्सपेंसिव आता है, क्योंकि स्किन भाई एक आर्टिस्ट के लिए तो उसका चेहरा ही सब कुछ है। बिल्कुल सही कर। तो वो बहुत ध्यान से, बड़ा एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छे जो फ्रेंडली उनके स्किन को जो अच्छा रखे, सही रखे ना, मतलब कोई रैशेस ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई इशू ना हो जाए। वो प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, ये जानना भी स्किन टेक्सचर क्या है, स्किन टोन क्या है, उस पर कौन सा फाउंडेशन मैच करेगा, कलर आपका मतलब यहाँ से कलर यहाँ चेंज तो नहीं हो गया, यहाँ कलर कानों पे, क्योंकि बहुत डिटेल काम होता है मेकअप का थोड़ा सा। तो जब आप लोग फिल्म मेकिंग करते हैं या अगर आपके पास कोई शूट आया है तो आप और सचिन जी या अमर जी, अरुण जी, आप तीनों उसको अरेंज कैसे करते हैं? जैसे कि अगर आपको एक टीवीसी बनानी है और वो एक आउटडोर शूट है तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन कौन करेगा, इसके बारे में कुछ बताइए कि उसको कैसे आप लोग अरेंज करते हैं। जब एक टीवीसी प्लान होती है ना, तो जनरली अगर आप अच्छा एक प्रोसेस से काम करने जा रहे हो ना, तो उसमें आपको सब लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक एडिटर भी होगा, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट भी होगा, कंपोजर्स भी होते हैं उसमें, और ए से लेके जेड तक जो प्रोसेस होता है उसको सबको होना ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर वो सब होंगे ना तो आपका जो प्रोडक्ट है ना वो अच्छा निकल के आएगा। जैसे मैंने अभी लास्ट लॉकडाउन के टाइम पे, लॉकडाउन के बाद में जीप डायरेक्ट की थी, जीप नई कार आई थी, वो उसका मैंने डायरेक्ट किया था। तो उसमें मुझे उन्होंने बुलाया और मैंने ऑन सेट डायरेक्शन दिया वहाँ पे। तो जिससे क्या हुआ कि उनका जो पोस्ट वर्क था ना वो थोड़ा इजी, वो बहुत आसान हो गया। बिकॉज मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो मुझे क्रिएट करनी है चीज़ें, मैंने अपने अकॉर्डिंगली उसको डायरेक्ट किया, शॉट लिए उस हिसाब से, और डीओपी से मैंने कांटेक्ट करके जो भी प्रोसेस होता है वो एग्जैक्ट, मतलब वहाँ पे कोई हसल या ऐसी कोई मारामारी नहीं मची। अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है और आप शूट कर ले रहे हो कोई भी चीज़, तो फिर आप कहते हो ना आजकल क्या हम पोस्ट में देख लेंगे, एडिट में कर देंगे, या पोस्ट में बना देंगे, कलर उठा देंगे, नीचे कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे। ऐसे नहीं होता। कोई दाल चावल नहीं है कि आपने बस सोच लिया और हो गया। तो वो कचड़ा भी, प्रोडक्ट भी वैसे ही निकलेगा आपका फिर, अगर आप इस तरीके की सोच लेके चल रहे हैं। जुगाड़ ही हुआ ना फिर। हाँ, वो एक जुगाड़ है जी। तो मैंने भी ऐसे देखा है कि जैसे मैं फ्रीलांस भी एंकरिंग करती हूँ, तो मैंने देखा बहुत से लोगों को कि वो जैसे हमारा ये शूट हो रहा है ना, तो वो कहते चल रहा है, चलने दो, हो जाएगा, कोई बात नहीं, अरे एडिटिंग में और ग्राफिक में ये ठीक हो जाएगा, ये कमाल हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे शूट्स आते हैं और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कुछ तो आपके थ्रू ही आप लोग भी सजेस्ट करते हो, और बहुत सारे लोग आते हैं जो जिनका शूट देखता हूँ तो लगता है यार सब कचरा करके ले आए हैं। ये जुगाड़ जो वर्ड है ना, ये बड़ा फेमस है हमारी फील्ड में। अरे जुगाड़ कर दे यार,
जुगाड़ कर दे यार। अरे मैं बोलता हूँ भाई क्या जुगाड़ कर तो दे कुछ इसका? कर दे, है ना? कुछ कर दे इसमें। कुछ क्या कर दे पता नहीं, कुछ कर दे। उसको शूट भी चाहे नहीं पता। बेकार हुआ हो, लेकिन वो एडिटिंग में उनको लगता है कि कोई जादू हो कह जाएगा। रहा, हाँ, तो edit एडिटिंग तो संभाल जादू लेंगे का हम। खेल नहीं है नहीं, हमारा। honestly। शूट उन्हीं लोगों का अमर बेकार होता है जो लोग प्री नहीं करते। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या शूट करने वाले हो, आप शूट कैसा करोगे, आप किस लोकेशन पे करोगे, और उस शूट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बिल्कुल। तो एडिटिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग तो इसी फॉर्मेट पे और इसी कंडीशंस पे काम करते हैं। हम प्री अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, पोस्ट हमारा अपने आप ही स्ट्रॉन्ग हो जाता बल्कि है। हमारा प्री में जो नहीं सोचते ना, उससे भी अच्छा पोस्ट लोग में करते बन जाता हैं, है। हाँ। क्योंकि हम प्री प्लानिंग स्ट्रांग रखते हैं, क्योंकि पोस्ट और- कोई जादूगर नहीं होती, ना ही कुछ ऐसा कुछ कर दे जो आजकल हमें, आज तक हमें जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मिले, यार ये वहाँ हो नहीं पाया, वहाँ ये था नहीं, कुछ कर दे अब इसमें। मैंने कहा कुछ क्या कर देना, आज तक नहीं समझ में आया, बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, आज तक वो कुछ कर दे नहीं समझ में आया, क्योंकि हम वो कुछ हमने किया ही नहीं। जब हमने खुद किया शूट कुछ भी, तो हमने वो कुछ कभी हमने गैप नहीं छोड़ा कि कुछ करना पड़े इसमें, कुछ कर दे। और मैंने आपसे ये लाइन हमेशा सुनी है कि एक एडिटर जो है वो एक अच्छा डायरेक्टर होता है। आज हमने जो पॉडकास्ट किया, इसके पीछे हमारा एक मकसद था। तो मैं चाहूँगी कि अमर जी और अरुण जी और सचिन जी, आप लोग बताइए कि हमारा ये क्या मकसद है, क्योंकि ऑडियंस को आप लोगों के थ्रू ये पता होना चाहिए कि हम ये क्यों हमने आज ये पॉडकास्ट शुरू किया, और आप कुछ नया करने वाले हैं ऑडियंस के लिए, वो आप तीनों बता दीजिए ज़रा। ये जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, एक तरह का अनाउंसमेंट है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी कुछ सीखे ना अगर, तो वो प्रोफेशनली सीखें। हम चैनल एक लॉन्च कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल एक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम फिल्म मेकिंग, या जैसे अगर मेरी फील्ड में देखो, जो मेरा कोर रहा है, एडिट सेंस कैसे सीखते हैं, किसी फिल्म का एडिट का परसेप्शन क्या होता है, डायरेक्टर से एडिटर 2 कदम आगे कैसे रह सकता है, क्योंकि वही अच्छा एडिटर कहलाता है, वरना वो ऑपरेटर कहलाता है। बिल्कुल सही बात जो डायरेक्टर से 2 कदम आगे होता है, जिसको खाली टूल पता है वो ऑपरेटर होता है, और जिसको सेंस आती है वो जो डायरेक्टर से 2 कदम आगे जाता है, जो उसकी सोच को मैच करता हुआ और डायरेक्टर के मुंह से ये कहलवा दे, वाह यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये भी हो सकता था। उसको सीखने के लिए एडिटिंग सेंस कैसे होती है, क्रिएटिव इनपुट कैसे होती हैं, है ना। मैं हमेशा क्रिएटिव इनपुट्स में रहा हूँ और एडिट में कोर रहा है मेरा, तो मैं वो कैसे बेटर सीख सकते हैं वो हम सीखेंगे, फिल्म रीड करेंगे, एडिट का स्टाइल सीखेंगे, है ना। और हम उसमें ऐसे बातें भी करेंगे कि कैसे कैसे हम इसको कर रहे थे, किस प्रोजेक्ट को हमने कैसे हैंडल किया, क्या क्या बना। और उसमें हम एक चीज और भी देखेंगे जो आजकल बहुत जरूरी हो गई है, एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट टू एंड, जो बहुत जरूरी है लोगों को जानना, कि एडिट से लेके, स्क्रिप्ट से लेके और एग्जीक्यूशन तक कितना प्रोसेस चलता है, फाइनली प्रोडक्ट और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे पाइपलाइन चलती है एडिटिंग पे, कैसे फाइल्स जाती हैं, कैसे शूट के बाद कैमरे से डेटा मैनेजमेंट होता है, उसके बाद कैसे फाइल्स एडिटिंग पे जाती हैं, एडिट से कैसे विजुअल इफेक्ट्स के लिए क्या फाइलें देनी है, किस तरीके से देनी है, वो क्या पूरा प्रोसेस है वो हम देखेंगे, और एग्जीक्यूशन तक पूरा। तो वो पूरा प्रोसेस देखेंगे और हम आपको उसमें पूरा A to Z समझाएंगे भी, क्रिएट करके, बिल्कुल सही, सीजी भी ऐड करके दिखाएंगे आपको, सारी विजुअल इफेक्ट्स का चीजें हम एज इट इज दिखाएंगे, जो हम करते हैं फिल्म्स में और टीवीसीज में और एड्स में, जो चीजें हम बनाते हैं वो आपको हम लाइव समझाएंगे चीजें। तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है वो सारी चीजें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा उससे। और मेरा ये मानना है कि एक डायरेक्टर जो होता है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, आप लोगों ने तो खैर मुझे एंकरिंग भी करते देखा होगा, लेकिन मैं डायरेक्ट भी करता हूँ। एक डायरेक्टर एक ऐसा एक पात्र होता है बीच में, जो हर कैरेक्टर को अपने अंदर जीता है, वो हर कैरेक्टर को प्ले करता है अपने अंदर, इसीलिए वो प्ले करवा पाता है अच्छे से। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, डायरेक्शन में या फिल्म मेकिंग में या इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो एक करेक्ट पाथ पर आएँ, एक सही रास्ते पर आएँ, ताकि वो इधर उधर भटके ना। क्योंकि हमारी फील्ड में ना भटकाव बहुत है, और भटकाव के साथ साथ फाइनेंशियल लॉसेस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपना प्रोविडेंट फंड देते हैं, बहुत लोन लेते हैं, बच्चों के सपने होते हैं, और पेरेंट्स उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे खुद के भी अपने एफर्ट लगाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सही उस पर आए, ट्रैक पर। बट आजकल कोर्सेज बहुत महंगे हैं, 7-7 लाख रुपए के कोर्स हैं, और 7 लाख रुपए कहने में बहुत 7 सेकंड लगते हैं, लेकिन 7 लाख रुपए रकम बहुत मोटी है। तो बस हमारा इस चैनल को लाने का बस इतना सी मकसद है कि सही बात सही लोगों तक पहुंचे। और मैं तो आपको एक लास्ट में बड़ा एक अच्छा एक की चीज़ बताने वाला हूँ, जो सारे यूजर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, कि आप दिन में ना कोई भी एक नई चीज़ सीखिए, जो मैं करता हूँ, ये मेरा सीक्रेट है।
ये मैं कभी डिस्क्लोज नहीं करता, बट मैंने एक चीज़ हमेशा फॉलो करता आया हूँ जो बहुत आपको आगे बेनिफिट देता है। आप हर दिन में एक चीज़ सीखिए नई, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। जी। आप सोचिए 30 डेज होते हैं मंथ में, अगर आप एक दिन में एक चीज, कोई छोटी सी चीज सीखते हो तो आप 30 दिन में 30 चीजें सीख सकते हैं। और हम क्या सोचते हैं कि एक दिन में हम सारी चीजें सीख वो लें नहीं और जल्दी, अरे ये तो छोटी सी चीज है, सीख ली, हो गई, पता लगा वो हमें कभी नहीं आई। तो आप एक दिन में एक चीज सीखिए, छोटी सी चीज सीखिए, बट उसको आप मास्टर करिए। इन शॉर्ट क्रैश कोर्स जो है ना वो आपको क्रैश ही कराएगा। क्रैश करा देगा, इस फील्ड में हेल्प नहीं करता आपको। थैंक यू आप तीनों का। और सचिन जी, मुझे लगता है कि आज मुझे भी आपको थैंक यू कहना होगा, क्योंकि आपने भी अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर किए हैं ऑडियंस के साथ। और जो हमारी विदस की ऑडियंस है जो हमें इतना प्यार दे रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये जो यूट्यूब चैनल आ रहा है इसे भी हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार देगी। और हमारे जो यंग बच्चे हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप तीनों से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, सचिन, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू अरुण।